स्टडी मतलब डिवाइन इनकार्नेशन में आप सभी का स्वागत। आज हम ग्रामर की इस कक्षा में एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिशन है सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल इंग्लिश का पेपर आता है 50 मार्क्स का, उसमें भी इसमें से बहुत कुछ आता है। सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो हमें जानना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। तो बच्चों देखो, ध्यान दो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और चेंज क्या होता है। चेंज सिंपली परिवर्तन होता है, जब हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में उसको बदल देते हैं, लेकिन हम उसकी सेंस पर नहीं जाते, उसकी मीनिंग पर नहीं जाते, उसके भाव पर नहीं जाते। यदि उसका भाव बदल जाता है तो बदल जाए, हमें भाव से कोई लेना देना नहीं है। बस केवल हम इतना जानते हैं कि अफर्मेटिव का नेगेटिव या नेगेटिव का अफर्मेटिव यदि वो बन गया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, वो चेंज हुआ। लेकिन आज यदि ट्रांसफॉर्म वर्ड यूज कर दे चेंज की जगह, कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, तो ट्रांसफॉर्म का मीनिंग होता है एक शर्त के अनुसार उसको चेंज करना, से शर्त उसे चेंज करना, एक कंडीशन दी जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है कि द सेंटेंस मस्ट बी चेंज बट द मीनिंग बट द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस मस्ट नॉट बी चेंज। सेंटेंस बदल जाए लेकिन उस वाक्य का भाव नहीं बदलना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज यही सेंटेंस था जो हाई स्कूल लेवल पर पूछा गया था। हाई स्कूल लेवल पर पूछा गया था कि ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इसका नेगेटिव आपने बनाया था कि ही इज नॉट ए गुड बॉय, बिल्कुल सही। लेकिन यदि आज इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर पूछा जाता है कि ही इज ए गुड बॉय और आगे ब्रैकेट में उसका नेगेटिव लिखा जाता है, ऊपर ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। और जब हम उसमें नोट लगा देंगे तो तब भी उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। यदि वो पहले अच्छा था तो नोट लगने के बाद भी वो अच्छा ही रहना चाहिए। तो हम उसमें क्या चेंज करेंगे? ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। यदि हम उसमें नोट लगाने के बाद और गुड का बैड लिख देंगे कि ही इज नॉट ए बैड बॉय, वह एक अच्छा ही इज नॉट ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का नहीं है, तो देखिए इसमें नोट भी आ गया, सेंस भी वही रह गई। जब बुरा लड़का नहीं है तो कैसा है? अच्छा है। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं समझता हूं कि ये सबने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये समझ लिया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर हैं। सबसे पहले एक चैप्टर होता है, ये चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन का, एडवर्ब टू, यूज एंड रिमूवल टू। यूज का मतलब प्रयोग करना और रिमूवल का मतलब उसे हटाना, सेंटेंस में से हटाना, रिमूव करना। तो हम कैसे ही TWO2 जो कि एडवर्ब होता है उसका प्रयोग कैसे करते हैं, उसे सप्लाई कैसे करते हैं सेंटेंस में, और उसको यदि वो दिया हुआ है तो रिमूव कैसे करते हैं, ये चीज तो सीखेंगे ही। लेकिन इस टॉपिक में इसके साथ साथ हमें बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। कई चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में आती हैं और अनेक कंपटीशंस में भी आती हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं आप ये भी देखते जाएंगे कि इसमें करेक्शन भी दे देता है, सिंटेक्स में भी दे देता है इसको, कि इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं इस टॉपिक में, वो भी यहां आप देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एडवर्ब टू, TWO2 का यूज कैसे होता है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है। ये फॉर्मूला आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैंने पढ़ाने की दृष्टि से और इसको और इजी बनाने की दृष्टि से बनाया कि कैसे हम इसका यूज करते हैं, TWO2 का यूज हम कैसे करते हैं। तो ध्यान दें, इसका यूज का फॉर्मूला होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा। बी से हमारा तात्पर्य है, बी से हमारा तात्पर्य होता है, बी एक एक्जुलरी वर्ब है।
इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। यानी मैंने उन सबको ना लिखकर यहां पर लिख दिया बी। यदि बी के वो फॉर्म्स होते हैं, यहां पर इज भी आ सकता है, एम, आर, वाज, वर भी आ सकता है। कभी कभी टेंसेस के अनुसार यहां पर वर्ब्स की फॉर्म भी आ सकती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट आया, फिर बी का यूज हमने किया। उसके बाद हमने यहाँ पर ये TW2 का यूज किया, एडजेक्टिव का यूज किया। एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब भी यहाँ पर हो सकता है। मोस्टली एडजेक्टिव दिए जाते हैं, कभी कभी एडवर्ब भी होता है, तब भी हम यही सिचुएशन रखेंगे अपने फॉर्मूले की। उसके बाद TO2 होता है, TO2 किस सेंटेंस में आता है? इन्फिनेटिव में आता है। अब इसका मतलब ये वाक्य कैसा बन गया? इन्फिनेटिव बन गया, तो TO2 आ गया। उसके बाद यहाँ पर वर्ब आएगी और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इस फॉर्मूले को जो मैंने पुट किया है इसके अनुसार ही हम अपना सेंटेंस रखेंगे। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, देखिए ये सेंटेंस नंबर 1 है। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम रिमूव करते हैं, कैसे हम TW2 को हटाते हैं। तो फिर इसके पैरेलल आप समझ जाएंगे कि कैसे इसको सप्लाई करते हैं। मैं इसको हटाना सिखा रहा हूं और सेम उसी एंगल से उसको आप उसके विपरीत सीखते जाएंगे कि कैसे इसको लगाते हैं, सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमने यूज कर दिया इसका, इस फॉर्मूले के अनुसार यूज किया। ही इज टू पुअर, TW2 आ गया, पुअर एडजेक्टिव है, TO2 है और बाई वर्ब है, ए बुक ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा। ये सेंटेंस इसके फिर जैसे कि आप एग्जाम देंगे, आगे कंपटीशन देंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, ये सेंटेंस दे दिया जाएगा और फिर उसके 4 अल्टरनेट दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से चारों में से कोई एक सही होगा। आगे ये क्या लिखेगा, एग्जाम में लिखेगा रिमूव टू, अर्थात इस टू को यहां से हटाइए, और या क्या दे सकता है, नेगेटिव बनाइए। आजकल ज्यादातर नेगेटिव दे रहा है, क्योंकि बच्चा जब समझता है कि भाई ये TW2 वाला वाक्य है, तो वो जब उसको रिमूव टू कहता है तो वो समझ लेता है कि भाई ये पढ़ाया गया, ये ग्रामर में मैंने ये पढ़ा है, तो TW2 मैं इजिली इसको जो है रिमूव कर सकता हूं। लेकिन चूंकि नेगेटिव दे दिया गया, अब उसके दिमाग में कभी कभी ये बात नहीं आती और वो सीधे बड़े शॉर्टकट से निकल जाता है इसमें इसके बाद में नोट आदि लगाते हुए कि शायद ये नेगेटिव बन गया। लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है। ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अलाउ दिस, दैट द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस मस्ट बी चेंज। बस इस बात पर भी विशेष ध्यान देना है, हम ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो चाहे रिमूव टू आए या इसका नेगेटिव पूछा जाए, दोनों बातों के लिए हमें इसका रिमूव टू ही करना पड़ेगा। यदि हम इसका रिमूव टू कर देंगे तो वो अपने आप ही नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट तुम्हें बताना चाहता हूं कि यहां कभी कभी क्या कह देता है कि कॉम्प्लेक्स बनाइए। ये सेंटेंस दे दिया, ही इज टू पुअर टू बाई ए बुक। देखिए ये सेंटेंस इन्फिनेटिव के माध्यम से सिंपल सेंटेंस है। क्या बताया मैंने, सिंपल सेंटेंस है ये, क्योंकि इसमें TO2 आया है, TW2 के साथ टू जिस वाक्य में आ जाएगा वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव वाक्य है। और इस वाक्य को एग्जाम में दे देगा और यहां पर ना रिमूव टू लिखेगा ना नेगेटिव लिखेगा, वो तो भाई कॉम्प्लेक्स लिखेगा। क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार, जो नीचे मैं फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा इसको रिमूव करने का क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में सो और दैट का प्रयोग होता है। उसमें सो और दैट का प्रयोग होता है, और सो और दैट क्या होता है, ये एक कंजक्शन है। ये कहां यूज होता है, कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। कॉम्प्लेक्स जिस वाक्य में सो के साथ दैट आ जाता है वो वाक्य कैसा होता है, वो वाक्य कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये वाक्य देने के बाद चाहे वो रिमूव टू पूछे या वो नेगेटिव पूछे या कॉम्प्लेक्स पूछे, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अगर ये 3 बात पूछी जाती है तो हमें उसका रिमूव टू ही करना है। वही नेगेटिव बन जाएगा और वही उसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। करेक्ट। उसके बाद अब आइए रिमूव पर। अभी हम इस सेंटेंस को थोड़ा ही छोड़ते हैं और रिमूव का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि रिमूव का फॉर्मूला क्या है। तो यहां पर देखिए रिमूव है और इसमें मैंने उसी फॉर्मूले को पुट किया है, यहां पर थोड़ा सा इसमें चेंज करके। ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा जब हम रिमूव करेंगे, बी का बी रहेगा, ये TW2 ये सो में चेंज हो जाएगा, और ये जो एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव रहेगा, ये TO2 दैट में चेंज होगा,
यहां पर दैट के बाद ये बात ध्यान रखने की है कि यहां दैट के बाद पुनः सब्जेक्ट आएगा। अब ये बात आती है कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कहां से आएगा वो सब्जेक्ट। तो यहां देखिए, यहां पर आइए, जो इसका पहला सब्जेक्ट है उसी के अनुसार सब्जेक्ट आएगा। कैसे आएगा इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। यदि यहां पर हमारे 7 प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, उन 7 में से यदि यहां पर कोई एक है तो एज इट इज जो का तो वही सब्जेक्ट यहां पर पुट होगा। सपोज यहां पर ही है तो ही आ जाएगा, सी है तो सी आ जाएगा, दे है तो दे आ जाएगा, और यदि वी है तो वी आ जाएगा, इट है तो इट आ जाएगा। इस तरह से ये सब्जेक्ट वही होगा जो यहां है। क्लियर होगी ये बात। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट भी हमने लगा दिया। बाय द वे यहां पर मोहन है तो मोहन के अनुसार यहां पर ही हो जाएगा, सीता है सी हो जाएगा, और बाय द वे यहां पर कोई समूहवाचक संज्ञा है, मान लीजिए गर्ल्स है, बहुवचन में है तो दे आ जाएगा, और बॉयज है तो भी दे आएगा। यदि कोई भी बहुवचन है उसके लिए हमेशा क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। यदि यहां पर कोई बेजानदार वस्तु है तो यहां पर इट आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट भी लगा दिया, फिर हम यहां पर लगाएंगे कैन नॉट, ओब्लिक, मैंने ओब्लिक किया, या लगाएंगे कुड नॉट। कैन नॉट लगेगा या कुड नॉट लगेगा। उसके बाद प्लस वर्ब, यहां से जो की तो आ जाएगी, ऑब्जेक्ट जो का तो आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हमने देखा कि भाई स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यहां पर कैन नॉट लगे या कुड नॉट लगे, ये बात तो बताइए कैसे हम इस बात को एसेस करेंगे कि यहां कैन नॉट लगाएं या कुड नॉट लगाएं। तो पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल। आपने ये लगाने से पहले ये देखना होगा कि ये जो पहला सेंटेंस आपका है यहां पर जहां मैंने बी पुट किया है, ये कौन से टेंस का वाक्य है। यदि ये प्रेजेंट टेंस का है, बाय द वे यहां पर इज एम आर आया है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य रहा है, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि यहां अपने आपने क्या करना है, कैन नॉट लगाना है। यदि यहां बी के प्लेस पे वाज वर आएगा या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो यहां पर आपने कुड नॉट लगाना है। क्वाइट क्लियर ये बात। तो देखिए अब सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस पुणे सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट या कुड नॉट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आती है। अब क्यों ना हम इसी सेंटेंस को जो ऊपर दिया गया है कि भाई इसका रिमोटिव करिए, नेगेटिव करिए, कॉम्प्लेक्स बनाइए, क्यों ना हम इसी सेंटेंस को चेंज करके देखिए। देखिए सेंटेंस नंबर 1 और ये सेंटेंस नंबर 1। यहां पर अब हम इसको चेंज करते हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर चेंज करते हैं। हमने इसको बनाया ही, इज का इज आ गया, TW2 को सो में चेंज कर दिया, और ये पुअर एडजेक्टिव है एज इट इज, इसको चेंज किया, जो को रखा है, TO2 को दैट में चेंज कर दिया। उसके बाद दैट यहां पर लगाने के बाद हमने यहां पर फिर सब्जेक्ट लगाना है, दैट के बाद सब्जेक्ट लगेगा, ये बात बता चुका हूं, फॉर्मूले में भी मैंने ये बात पुट की है। दैट के बाद सब्जेक्ट कौन सा लगेगा, अब हमने देखा कि यहां इसका सब्जेक्ट ही है तो ही हमने यहां रख लिया। उसके बाद सब, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो कैन नॉट लगा दिया, कैन नॉट बाई ए बुक। ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट ही कैन नॉट बाई ए बुक, कि वह एक किताब खरीद नहीं सकता है। उसके बाद सपोज बाय द वे एग्जाम में आपको ये सेंटेंस दे दिया, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए बुक, और उसमें आगे ब्रैकेट में लिखा ट्रांसफॉर्मेशन में कि यूज टू, इस वाक्य में टू का यूज करिए, या इसको अफर्मेटिव वाक्य बनाइए, या इसको अफर्मेटिव वाक्य बनाइए। अब देखिए इस सेंटेंस में नोट आ गया, नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव से हमें इसे अफर्मेटिव बनाना है, यूज टू, या तो इसमें टू का यूज करो या इसे अफर्मेटिव बनाओ, दोनों एक ही बात है। जब हम इसमें TW2 का यूज कर देंगे तो वाक्य अफर्मेटिव बन जाएगा। यह वाक्य कॉम्प्लेक्स भी है, यदि कॉम्प्लेक्स का फिर पूछा जाता है कि भाई सिंपल सेंटेंस बनाइए, सिंपल और अफर्मेटिव द सेम थिंग, एक ही बात है, तो फिर भी वही बात बननी है, अफर्मेटिव बनना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमने इसमें जो है, जब हम इसमें TW2 पुट करेंगे, यूज करेंगे उसका, ही इज टू पुअर, और दैट टू में चेंज हो जाएगा, ही कैन नॉट हट जाएगा, ही इज टू पुअर टू बाई ए बुक, फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने इस वाक्य को प्रारंभ किया था। तो देखिए ये देकर ये बात पूछी जाए, ये बनेगा,
ये देकर ये बात पूछी जाए तो ये बनेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। और क्या चेंज आ सकता है? इट इज आवर फर्स्ट स्टेप। ये हमारा पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2 पर आइए। एक थोड़ा सा चेंज आ सकता है इसमें। ये क्या होता है? मान लीजिए सेंटेंस है, द बुक वॉज टू कॉस्टली फॉर मी टू परचेज। अब इसमें एक नई चीज आ गई है, द बुक वॉज टू कॉस्टली फॉर मी टू परचेज। ये कॉस्टली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के तुरंत बाद फॉर आता है, इसलिए ध्यान रखा जाए यदि किसी वाक्य में एडजेक्टिव के बाद फॉर आएगा तो फॉर के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी दिया होगा, अर्थात फॉर के बाद और टू से पहले कोई ऑब्जेक्ट होगा। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? मान लीजिए हमारे जितने भी प्रोनाउन है, मैंने अभी बताया था, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, उनका जो डुप्लीकेट होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का दैम होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, तो उनमें से कोई एक यहां पर डुप्लीकेट फॉर्म में होगा। या यहां फॉर मोहन भी हो सकता है, फॉर सीता भी हो सकता है, फॉर बॉय भी हो सकता है, फॉर टीचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी फॉर यदि एडजेक्टिव के बाद आता है और जब हमें उसका रिमूव टू नेगेटिव या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा जाएगा तो हम समझ लेंगे कि इस सेंटेंस में TWO2 के साथ में एडजेक्टिव के बाद फॉर आया है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं है, बल्कि ये कौन सा स्टेप है? सेकंड स्टेप है। और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये बात समझने की है। सेकंड स्टेप कोई भारी बात नहीं है। फॉर कर यदि आ जाता है और फॉर के बाद यदि कुछ दिया जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि उसमें दैट के बाद आने वाला सब्जेक्ट जो इस सब्जेक्ट के अनुसार लगा था पहले वाक्य में, अब वो इसके अनुसार नहीं लगेगा, बल्कि इसके अनुसार लगेगा जो फॉर के बाद दिया हुआ है। अर्थात ये यहां पर डुप्लीकेट फॉर्म में होगा तो दैट के बाद ये मी आई हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा और अस का वी हो जाएगा। यदि यहां पर मोहन है तो मोहन का मोहन ही रहेगा, सीता है तो सीता ही रहेगा। लेकिन यदि प्रोनाउन होते हैं, अपने डुप्लीकेट फॉर्म में होते हैं, तो वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। अर्थात इस वाक्य का सब्जेक्ट अपना अलग अलग हो जाता है। कैसे? ये सेंटेंस है, द बुक वॉज टू कॉस्टली फॉर मी टू परचेज। जब हम इसका रिमूव टू करेंगे तो ये अपने आप ही नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से तो हमें ये समझ लेना है कि फॉर्मूले में वो पुट है और वो कैन नॉट या कुड नॉट उसमें आएगा ही आएगा। द बुक वॉज टू कॉस्टली फॉर मी टू परचेज। अब मैं इसको बनाता हूं, देखिए, द बुक वाज TWO2 का सो बन गया, कॉस्टली। और कॉस्टली जब हम यहां पर कॉस्टली लिख देंगे बच्चों, तो ध्यान दें, हम एकदम से जो है फोर को भूल जाए, आगे निकल जाए पहले टू पर, फॉर मी छोड़ दो, भूल जाइए इसको, आगे चलिए और एडजेक्टिव लगाने के बाद सीधा TO2 को दैट में बदल दो। उसके बाद फिर पीछे मुड़कर देखो कि क्या दिया था फॉर के बाद। हमने देखा भाई फॉर के बाद मी दिया था, तो मी को आई बना दो यहां दैट के बाद। और उसके बाद हमने देखा कि यहां पास्ट है, वाज आया है, तो कैन नॉट तो लग नहीं सकता। अब क्या लगेगा? कुड नॉट लगेगा। कुड नॉट परचेज इट। अब बच्चे पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, सर ये इट क्यों लगाया? तो ये भी बात ध्यान रखें, यदि यहां पर कोई बेजानदार चीज है, कोई न्यूट्रल जेंडर है इसका सब्जेक्ट इस वाक्य का, तो निश्चित रूप से उसके बाद लास्ट में इट लगाते हैं। कॉफी है, वाटर है, बुक है, ट्री है, तो बॉक्स है, उन सब के लिए हम इट लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यदि यहाँ मोहन है, आई है, उसके लिए हम आगे इट लगा देंगे, इसलिए इट लगाते हैं। तो बना द बुक वाज सो कॉस्टली दैट आई कुड नॉट परचेज इट। तो पे अटेंशन एट दिस वेरिएबल। बाय द वे, ये सेंटेंस आपको एग्जाम में दे दिया गया और कहा कि इसमें यूज टू करिए या इसका अफर्मेटिव बनाइए। तो बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहले आप देख लें कि भाई इस सेंटेंस में ये जो इसका सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है, ये दोनों का आपस में कोई संबंध है क्या? हमने देखा भाई द बुक अलग चीज है, आई अलग चीज है, लेकिन यहां हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा भाई दोनों का संबंध है, एक ही है।
तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हमने देखा भाई यहाँ तो अलग अलग है, इसका मतलब हमारे दिमाग में एक बात आ जाएगी अपने आप ही, अच्छा ये सेकंड स्टेप है, इस आई को तो मुझे फॉर्म ही करके देना पड़ेगा जब मैं TWO2 इस सेंटेंस में लगाऊंगा। अब हमने क्या किया, द बुक वाज टू कॉस्टली। अब जैसे कॉस्टली लगाया तो हम इस दैट को भूल जाएंगे, हम पहले इस आई का या फॉर्म ही बना लेंगे और फिर इस दैट का टू बनाएंगे और उसके बाद टू परचेज। अब देखिए ये रिमोट टू भी हो गया, नेगेटिव भी बन गया और ये सेंटेंस यहां पर इसका कॉम्प्लेक्स बना, यूज टू करके ये अफर्मेटिव भी बन गया और रिमोट टू भी हो गया। ये स्टेप नंबर 2 था। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। तीसरा स्टेप क्या हो सकता है, ये हो सकता है मान लीजिए सेंटेंस दे दिया कि द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी। अब इसमें हमने देखा कि इसमें इन्फिनेटिव है ही नहीं, चूंकि TO2 है नहीं, एक टू है दूसरा टू नहीं है। अब जब दूसरा टू नहीं है तो हम इस TWO2 को 100 में नहीं बदल सकते, क्योंकि यदि हम इसको 100 में बदलते हैं तो 100 अपने साथ दैट लेता है और TO2 को हम दैट में बदलते थे, लेकिन हम अब लाए कहां से। तो अब जब यहां पर TO2 100 में नहीं बदला जाता और उसकी जो सेंस है सेम रहनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है, मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, तो फिर तो कुछ तो नियम बनाया होगा इसके लिए। हाँ बनाया है। क्या बनाया है, तो ध्यान दे इस बात पर, यदि सेंटेंस ऐसे आता है कि द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी, यानी कॉस्टली एडजेक्टिव के बाद फॉर भी आ गया, मी भी आ गया, लेकिन उसके बाद TO2 करके कुछ भी आगे सेंटेंस नहीं है, TO2 नहीं है, तो हमारे पास दो विकल्प हैं। एक तो हमारे पास ये दो वर्ड एक्सट्रीमली है, एक्सट्रीमली कहते हैं अत्यधिक, एक एक्सेसिवली है, ये भी अत्यधिक, यानी दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे इसको इस्तेमाल कर ले या इसको इस्तेमाल कर ले, एक ही बात है। अब यदि हम इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करते हैं थर्ड स्टेप में जिसमें कि TO2 नहीं है, वहां ये इस्तेमाल होगा, तो कहां करते हैं, जहां TWO2 है, इस TWO2 को यहां से हटाते हैं और इनमें से कोई भी एक वर्ड यहां पुट कर देंगे, सेंटेंस बन जाएगा द बुक इज एक्सट्रीमली कॉस्टली फॉर मी या द बुक इज एक्सेसिवली कॉस्टली फॉर मी। इन दोनों में से कोई भी एक बनाया जा सकता है। उसके बाद एक और अल्टरनेट है, बाय द वे हम एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली नहीं लगाना चाहते हैं, तो एक वर्ड होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये वर्ड होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी सीमाओं से बाहर, सीमाओं से परे। अब यदि हम इसको लगाना चाहते हैं, हम इनको यूज नहीं करना चाहते, तो इसमें एक बात का ध्यान रखा जाए कि एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली ये तो यहां TWO2 के प्लेस पर आते हैं, बीच में आ जाते हैं। यदि हम इनको नहीं लगाते तो तब भी हमें TWO2 हटा देना है और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट बिल्कुल सेंटेंस के एंड में लगाना है। या तो हम इसको बना लें, और कर दिया मैंने, देखिए यहां पर, या ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाए या इनमें से कोई एक लगाए। अब देखिए ये हम ये सोच सकते हैं कि भाई फिर तो एक ही हम चीज यूज कर लें, एक ही याद कर लें, ये तीन चीजें हम क्यों तैयार करें, लेकिन नहीं, बाय द वे वहां पर सेंटेंस ये दे दिया कि द बुक इज, आपने एक्सट्रीमली तैयार कर रखा और वहां दे दिया द बुक इज एक्सेसिवली कॉस्टली फॉर मी, तो एक्सेसिवली को हटा के हम TWO2 लगाएंगे, लेकिन चूंकि हमें बात मालूम नहीं तो मालूम होनी चाहिए। अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट किसी सेंटेंस में लगा हुआ है और उसमें कहता है कि इसमें यूज टू का प्रयोग करिए, तो इसका मतलब सीधा हो गया स्टेप नंबर 3 में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट तो हटा देंगे और इज MR वाजवर जो यहाँ है B है उसके बाद TWO2 लगा देंगे, सेंटेंस बन जाएगा, क्लियर बन जाएगा। इस तरह से हम TWO2 का इन 3 स्टेप्स में यूज करते हैं। फॉर्मेशन का पहला टॉपिक तुम्हारा आज कंप्लीट होता है, एडवर्ब टू, कैसे हम इसको यूज करेंगे और कैसे हम इसको रिमूव करेंगे सेंटेंसेस से, और कल फिर दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। थैंक्स।